हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज की वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है। 11th क्लास में चैप्टर 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आज का जो टॉपिक है आपका वो है बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये है आपका चैप्टर 10। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों, ये बात याद रखना। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो टोटल एलिमेंट है वो 118 है, यानी 118 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है बेटा। ठीक है, पहला ब्लॉक है आपका एस ब्लॉक, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, तीसरा है आपका डी ब्लॉक, और फोर्थ है आपका एफ ब्लॉक। इस तरह से 118 जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 ब्लॉक के अंदर। पहला एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, आफ्टर दैट एफ ब्लॉक। क्लियर बच्चों। एफ ब्लॉक को फर्दर डिवाइड किया गया है बच्चों 2 ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक को डिवाइड किया गया है 6 ग्रुप में, 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक को रखा गया है 3 से लेके 12 ग्रुप तक। और एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज है जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं। इस तरह से 118 जो एलिमेंट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल बनके तैयार हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके बेटा, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या बेटा कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये 11th क्लास में है, आप 10th चैप्टर पढ़ रहे हो। पी ब्लॉक को भी 2 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, 13, 14, देन 15 इतनी सी। अब पहले ये था लेकिन अब चेंज हो गया है, वापस से 14। ये दोनों ग्रुप आप 11th में पढ़ोगे, और 15 से लेके बेटा आप 18 तक ये पूरी चीज आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा आप 12th में पढ़ोगे, जिसका नाम ही है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से आपका स्टडी फिनोमेना रहेगा। एस ब्लॉक पूरे को हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, 13 और 14 ग्रुप को 11th में भी पढ़ेंगे पी ब्लॉक के। बाकी के जो 4 ग्रुप बचेंगे 15, 16, 17 और 18, इनको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। डी एंड एफ ब्लॉक को भी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्लियर बच्चों? तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी हमें ये करना है आज। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूं और अपना स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा एक बार इसका। ओके, चलो सबसे पहले तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं, इनको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो सिंपल भाषा में आंसर होना चाहिए एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर इन लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ये ओवरऑल डेफिनेशन है बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। यानी जब हम कोई भी हमारे पास एलिमेंट है और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में एंटर करता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी ओवरऑल एस ब्लॉक एलिमेंट की, कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके बेटा, क्लियर? अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी हम 2 पार्ट में करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जो स्टडी करेंगे बच्चों वो हम करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की, और सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे ग्रुप सेकंड एलिमेंट की। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं बच्चों, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का नाम होता है एल्कली मेटल्स। इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और इसको हम बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। एल्कालाइन अर्थ मेटल, ये इनके नाम होते हैं। यानी एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट ग्रुप, एक आपका सेकंड ग्रुप।
फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों एल्कली मेटल एंड सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्लियर? तो हमारा आज का जो स्टडी का टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट भी है और आपका एस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, देन चलो अब मूव ऑन करते हैं बच्चों किसकी तरफ, अपना जो मेन टॉपिक है एल्कली मेटल्स। ठीक, लेकिन इन दोनों ग्रुप की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एस ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हमें डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब समझो। ठीक है, सपोज करो हमारा जो ग्रुप फर्स्ट है उसका जो एलिमेंट है फर्स्ट वो है लिथियम। ठीक है, इसका पीरियड क्या है? सेकंड। दूसरा एलिमेंट क्या है? सोडियम, इसका पीरियड क्या है? थर्ड। अगर हम इसके, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। ठीक है, अगर बच्चों हम ग्रुप सेकंड का एलिमेंट देखें तो ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है वो हमारा कौन सा है? याद है नहीं याद है? बेरिलियम। और ये क्या है बच्चों आपका? मैग्नीशियम। अगर आगे नीचे आगे देखें तो अब ग्रुप थर्ड सेकंड के बाद आता है ग्रुप 13। ठीक है, 13 में कौन होता है? बोरॉन। और नीचे क्या आता है आपका? एल्यूमिनियम। उसके बाद 13 के बाद ग्रुप कौन सा आता है? 14। 14 का पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। दूसरा कौन सा है? सिलिकॉन। ये देखो हमने यहां पे ये लिखे हुए हैं, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे हम चले जाएंगे। ग्रुप थर्ड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से आगे जाएंगे। इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरह से आगे जाएंगे। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह से आगे चले जाएंगे। अब यहां पर डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। डायगोनल का मतलब होता है कि एक ग्रुप का एलिमेंट अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, डायगोनल का मतलब सीधी सी भाषा में यह होता है बच्चों कि एक ग्रुप का एलिमेंट कोई भी वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो करता है। उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ग्रुप का एलिमेंट अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो करता है। तो उस प्रॉपर्टी शो जब होती है तो वहां दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है। उस रिलेशन को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। समझो कैसे? अब जैसे लिथियम है, इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच करेगी, तो ये है और ये अपने नेक्स्ट के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल बनता चला जाएगा। बेरिलियम की प्रॉपर्टी शो एल्युमिनियम के साथ मैच हो जाएंगी, बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ मैच हो जाएंगी। तो देखो जो एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट यानी जो जिस ग्रुप का एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब बेरिलियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ, बोरॉन प्रॉपर्टी शो कर रहा है नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ, लिथियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखो एक डायगोनल बन गया और इन दोनों एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एल्कली मेटल्स। उससे पहले बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? ओके बेटा, चलो अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं मेन अपना टॉपिक एल्कली मेटल्स। ठीक, सबसे पहले यहां पे हेडिंग लगाएंगे हम सेक्शन वन एल्कली मेटल्स। ये देखो बच्चों सेक्शन वन एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा बच्चों अक्रेंस। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, यानी एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पहले तो ये समझो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंसियम आता है, नहीं यहाँ पे आएगा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा रूबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंसियम, ये आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, यानी शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो
ली ना की, रूबी ना से फ्रेंडशिप। एक ट्रिक बना लेते हैं, ली ना की, रूबी ना से फ्रेंडशिप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एलिमेंट आते हैं एल्कली मेटल के अंदर। इनको कंबाइंड फॉर्म में बच्चों हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्लियर। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनके अक्रेंस कहां से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते बच्चों, ध्यान रखना, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। रीजन क्यों नहीं मिलते? ग्रुप 1 के एलिमेंट हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। उसका रीजन यह है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी न किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वहां पे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमेशा ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। अब कंबाइंड स्टेट में भी ये किसके फॉर्म में मिलेंगे बच्चों? ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं सल्फेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, हैलाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको, इस तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, बोरेट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं ये सल्फाइड्स, कार्बोनेट, हैलाइड्स, बोरेट्स, सल्फाइड्स, इन सबके साथ मिलेंगे, फ्री नहीं मिलेंगे कभी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम आपको NaCl में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, ये आपको बोरेक्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, Na2CO3 × 10H2O। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, NaCl के अंदर सोडियम प्रेजेंट है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम KCl में प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस तरह लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम भी कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। लिथियम मिलता है AiL2SO3, ये इसको बोलते हैं बच्चों लेपिडोलाइट, इसका नाम होता है लेपिडोलाइट। लेपिडोलाइट, ये सब और हैं इनके, यानी कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। सोडियम NaCl में, Na2CO3 10H2O बोरेक्स होता है, पोटेशियम KCl में मिल जाएगा। ठीक है, आपका लिथियम जो है वो लिपिडोलाइट में मिल जाएगा, लिपिडोलाइट LiAl2SO3, तो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ये इनका अक्रेंस है इनका। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मेन चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। कपड़ा बड़ा खराब होता है, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी होगी बच्चों वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी बेटा आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो देखो एलिमेंट कौन कौन से थे, सोडियम नहीं, सबसे पहले लिथियम था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या आ जाएगा, लीना की, रूबीना से फ्रेंडशिप, ये आ गया। तो देखो ओवरऑल में अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं बच्चों, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS1, और जो N की वैल्यू होती है वो 227 होती है। ये जो वैल्यू है ये पीरियड है, ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा। अब जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका हो जाएगा 7s1। क्योंकि ये कौन से पीरियड में आता है, सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स में और ये 7 में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करके देखो ना आप सोडियम का, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कहां जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, S में जा रहा है ना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या लिखवाई थी
कि एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? एस में एंटर कर रहा है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19 होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब लास्ट में क्या आ रहा है? 4s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ऑर्बिटल में गया ना। तो ओवरऑल हमने क्या लिखा था? 4s1 ही तो लिखा है। तो जनरल वे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 और n की वैल्यू होती है 2 से 7। और ये 2 से 7 जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है? पीरियड। जिस पीरियड का एलिमेंट है n की जगह वो रख दो और लास्ट में s1 डाल दो, इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों आपके एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज की अगर बच्चों मैं बात करूं तो आप ये जो ट्रेंड है ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई करो। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो है एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम यानी, या फिर अप टू डाउन कह सकते हो आप, मूव करने पे जो साइज होता है बच्चों वो इंक्रीज होता है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप से सेकंड से मान लो 13 पे, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 इस तरह से मूव कर रहे हो तो एटॉमिक साइज घटेगा। और अगर आप सेम ग्रुप में अलोंग अ पीरियड अगर मूव कर रहे हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से अगर मूव कर रहे हो तो जो साइज है वो बढ़ेगा। यानी सेम ग्रुप में अलोंग अ पीरियड मूव करने पे, ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज घटता है। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं बच्चों। यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई। ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती हैं, ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट होती हैं इनकी। किसको छोड़ के? इनर्ट गैस को छोड़ के। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है इनर्ट गैस को छोड़ के। इनर्ट गैस मतलब ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के, ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो लार्जेस्ट होती है इसकी, ठीक है। अब बात आती है कि मूव करने की, कि लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, अगर हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होगी बच्चों वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक आयनिक रेडियाई का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका कोई एलिमेंट है, ये अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियाई। तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी रेडियाई उतनी बड़ी होगी। और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है। और ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट होती है आफ्टर इनर्ट गैस। क्लियर बच्चों? ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो यहां पे बच्चों, आयोनाइजेशन। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, ठीक। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगली प्रॉपर्टी है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? यानी जैसे सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब इसने क्या करा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज कर दिया
और ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये सोडियम क्या है, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी गैसियस एटम को आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और कोई भी गैसियस एटम आयंस में कन्वर्ट कब होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले या वो इलेक्ट्रॉन दे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करे। ठीक है, तो सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना बच्चों, अब ये आयंस बन गया। तो यहां पे इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। तो अब देखो ट्रेंड समझो, बाकी जो ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप फर्स्ट की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों वो लोएस्ट होती है बाकी सबके कंपैरिजन में। पहली बात क्लियर हो गई, ग्रुप फर्स्ट की आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज है। ठीक है, बाकी अगर किसी भी ग्रुप के साथ अगर कंपेयर करें तो इसकी होती है लोएस्ट, और ऊपर से नीचे आने पे यानी टॉप टू बॉटम मूव करने पर इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। क्यों होती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है भाई। अब जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियस इसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहा होगा। अब किसी का साइज अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा उसके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे साइज बढ़ेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे एक और आपकी अगली जो है वो है आपका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। तो आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ये +1 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं ये। मतलब अब जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 281, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अगर हम पोटेशियम की देखें तो क्या आ रहा है 2881, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ओवरऑल यह है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला है आपका मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, तो मेटालिक करेक्टर जो है ये बहुत टिपिकल मेटल है। ठीक है ना, और डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप इसमें मान लो लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रूबिडियम, रूबिडियम से सीजियम, सीजियम से फ्रेंसियम, ऐसे अगर आओगे तो जो मेटालिक करेक्टर है वो बढ़ेगा आपका। ठीक है, यानी अप टू डाउन मूव करने पे मेटालिक करेक्टर जो है बच्चों वो आपका इंक्रीज होता है। क्लियर। चलो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। यहां पे अगली प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों यहां पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके वो होते हैं वेरी लो, ये बात ध्यान रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, वेरी लो। और टॉप टू बॉटम मूव करने पे, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो डिक्रीज होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होते हैं इस पूरे ग्रुप के, और अगर आप ऊपर से नीचे सेम ग्रुप में अलोंग अ पीरियड अगर आप मूव करोगे तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके डिक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्लियर बेटा। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, एक एक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों यहां पे। ठीक है, अगली है आपकी
यहां पे नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा। तो हमेशा इस ग्रुप के जो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, याद रखना ये चीज। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, हमेशा इस ग्रुप के एलिमेंट जो बॉन्ड बनाएंगे वो बनाएंगे आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों हम देखते हैं यहां पे डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चों इसकी जो डेंसिटी होती है क्वाइट लो, बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है। लो मतलब बाकी मेटल के साथ अगर कंपेयर करें तो सेकंड ग्रुप की मेटल के साथ, पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल है, डी ब्लॉक की भी मेटल है, ए ब्लॉक में भी मेटल है, अगर बाकी ग्रुप की मेटल के साथ अगर इसका कंपेयर हम करें तो जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। अब बात आती है कि अगर ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हैशटैग करके लिख लेना इसको, कि इस ग्रुप के एलिमेंट की जो डेंसिटी होती है बच्चों, ठीक है, वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू वाटर, लाइटर एज कंपेयर टू वाटर, ये ध्यान रखना, पानी से भी कम होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। और बाकी सबके साथ अगर कंपेयर करें तब भी लो होती है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आपका बेटा एक और आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन, यानी इसका मतलब समझो, फ्लेम कलरेशन का मतलब, फ्लेम कलरेशन का मतलब होता है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो उस लाइट का कलर कैसा होगा, उस फ्लेम का कलर कैसा होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। यानी फ्लेम कलरेशन मतलब डायरेक्ट नहीं करना, कंबाइंड वे में होते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, इनके जो सॉल्ट होते हैं उन सॉल्ट को अगर हम, ठीक है, अब जैसे मान लो चलो सबसे पहले आपका लिथियम आ रहा है तो लिथियम क्रिम्सन कलर देगा, अगर लिथियम के सॉल्ट को आप बर्न करोगे तो वो क्रिम्सन कलर देगा, ठीक है। अगर सोडियम के सॉल्ट को बर्न करोगे तो वो येलो कलर देगा, अगर पोटेशियम को गर्म करोगे तो वो पेल वॉयलेट कलर देगा, ये कलर फिल्ट्रेशन हो, ठीक है। रूबिडियम को अगर आप बर्न करोगे तो रेड वॉयलेट मिलेगा आपको, रेड वॉयलेट, और अगर सीजियम को आप गर्म करोगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप के ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अभी एक चीज एक्स्ट्रा, एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड आपको पता है नेचर में कैसे होते हैं, सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं बच्चों वो सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम कभी कभी कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है, और कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्ट नहीं होता, लिथियम कभी कभी कोवेलेंट बना देता है। बाकी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है। अब ये क्या सब सॉल्ट ही तो है, सब सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और उस सॉल्ट को अगर आप बर्न करोगे तो इस तरह के कलरेशन मिलेंगे। इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। ले लिया, ओके बच्चों। तो आज आपका बाइंड अप करते हैं क्लास को। आज आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में जनरल इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, और आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी। और एक बात, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू बच्चों, उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज वो बच्चे मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू इजीली केमिस्ट्री पढ़ सकें। तो उन जो नीडेड बच्चे हैं उनको जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।